हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 0 to 3 मंथ्स के बेबी के बारे में कि जब हम उन्हें घर लाएं उसके बाद क्या तैयारी करनी चाहिए और 3 मंथ्स तक क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगी कुछ टिप्स जो मैं मदर्स को देना चाहूँगी कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए या उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए या ड्यूरिंग दैट पीरियड आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें अपने बेड के साइड पे रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा बॉटल फीड पे है तो उसकी बॉटल्स और उसका जो फार्मूला मिल्क होगा, उसका सामान, गर्म पानी एंड ऑल, वो सब आप बेड साइड पे रखेंगे। और जितनी भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको लगता है रात में आपको लग सकती हैं, उसकी नैपीज़, उसके वेट टिश्यूज़, और प्लस एक डस्टबिन ज़रूर आप अपने बेड साइड पे रखेंगे जिसमें आप उसकी गंदी नैपीज़ वगैरह जब आप उसको निकालें तो सीधा ही डस्टबिन में वो आपको हैंडी होना चाहिए कि जहाँ आप जैसे लेटे हैं आप आराम से उसे थ्रो कर सकें। तो इससे क्या होगा, घर भी आपका गंदा नहीं होगा और एक हाइजीन भी मेंटेन रहता है। नंबर 2, शुरू के जो कुछ हफ्ते या महीना होता है उसमें जो नाभि होती है बच्चे की वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, उसे बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो उसका ज़रूर से एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है, पस आ रहा है या ब्लड आ रहा है, आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और बिल्कुल भी उस टाइम पे घरेलू उपाय या ये सारे नुस्खे आजमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बेबी को स्पंज कर रहे हैं या कुछ, तो उस जगह हाथ थोड़ा नाजुक पड़े, पानी ना पड़े, गीला ना रहे, ड्राई रहे वो जगह बिल्कुल भी। और डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसका जो एक पाउडर आता है अलग से नाभि में डालने का, उसको रिलीजियसली आप फॉलो करें, स्किप ना करें। उससे बहुत ही जल्दी नाभि जो है वो आराम से, वो नाड़ जो कहते हैं वो आराम से ही निकल जाती है। नंबर 3 पे है बॉटल्स। अगर आपको किसी भी रीज़न से बच्चे को बॉटल फीड पे रखना पड़ रहा है तो आप मेक श्योर करें कि से नो टू प्लास्टिक्स फ्रॉम डे 1। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि बच्चों की चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, कार्टून प्रिंट्स एंड ऑल, कि बच्चे से ज़्यादा जब तक वो समझने की स्टेज में आता है 2 साल, हम ही गलती करते हैं और हम वो कार्टून प्रिंट्स की चीज़ें खरीद कर ले आते हैं, कलरफुल चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। कई बार जाने अनजाने हम सोच नहीं पाते कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। आप कितना ही महंगा खरीदें और कितना ही आप देखकर चीज़ों को लें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्लास्टिक प्लास्टिक ही है, उसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टील बॉटल पे जा सकते हैं या आप ग्लास बॉटल पे जा सकते हैं। ग्लास बॉटल शुरू के मंथ्स के लिए ठीक है, जब तक बच्चा खुद उसे फेंकने वाली पोजीशन पे नहीं चला जाता है। उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगी स्टील बॉटल्स सेफ रहती हैं। तो बॉटल्स का आपको ध्यान रखना है और मेक श्योर करना है कि कम से कम आपके पास 5 से 6 बॉटल्स होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको साइकिल करने में आसानी होती है। जो मदर्स अकेले ही हैंडल कर रही हैं, जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, ये टिप उनके लिए है कि अगर ज़्यादा बॉटल्स होंगी आप आराम से, जब वो 5-6 ख़त्म हो जाती है, आपने इकट्ठा उन्हें स्टेरलाइज किया और फिर वो 5-6 आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, तो अगर 1 या 2 होंगी तो आपको उसे जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ेगा और स्टेरलाइज करना पड़ेगा। उसमें टाइम भी जाता है और आपके लिए भी थोड़ी सी वो दिक्कत हो सकती है। तो एक तो क्वांटिटी बॉटल्स की थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, और हाँ, अगर जहाँ तक पॉसिबल हो से नो टू प्लास्टिक। नंबर 4 पे है बर्प कराना, बच्चे को डकार दिलाना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फीड करते टाइम, चाहे वो मदर फीड पे है या बॉटल फीड पे है, थोड़ी बहुत एयर जो है वो बच्चे के मुंह में चली जाती है। तो जब बच्चा फीड ले ले उसके बाद आपको कंधे पे रखना है और उसे जस्ट हल्के हाथों से इस तरीके से रब करना है। और ज़रूरी नहीं है हर बार ही वो डकार ले। कई बार मतलब मदर्स लगी रहती है मिनटों तक कि वो डकार नहीं ली उसने, या टेंशन वाली कोई बात नहीं होती इसमें। अगर ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली इसका मतलब उसके अंदर एयर नहीं गई है। बस आपको थोड़ी देर उसको रब करना है एंड देन यू आर फ्री। नंबर 5 पे है हाइजीन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माउथ क्लीन करना।
बहुत ज़रूरी है आप एक मलमल का दुपट्टा ही ले लें स्टार्टिंग में ही, तो वो बहुत काम आता है। उसे आप टुकड़ों में कट कर लें और वो अपने बेड साइड पे आप रखें, उसे हल्का सा गीला कर लें पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से, और हाथ में ऐसे लपेट कर उसके मुंह में आप ज़रूर से दिन में एक बार ज़रूर चलाएं, टंग उसकी क्लीन करें बेबी की। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, अगर हम नहीं कर रहे हैं ये काम, एक चीज़ी लेयर बच्चों की ज़बान पे आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा, और वो एक रीज़न होता है जब बच्चा जो है वो फीड नहीं ले रहा होता या क्रैंकी हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, हमें समझ में नहीं आता कि क्यों, वो सब उसकी वजह से, क्योंकि वो ठीक से फीड नहीं ले पा रहा होता है, तो उसका पेट नहीं भरता, फिर वो क्रैंकी होते हैं बच्चे। तो और वो बच्चे जब हम उसे काफ़ी टाइम के लिए रहने देते हैं, सफाई नहीं करते हैं, वो चीज़ें लेयर काफ़ी थिक हो जाती है। तो एक तो उसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, दूसरा वो बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए अगर आप ये रूटीन में रखेंगे कि डेली मतलब 1 बार या 2 बार, मिनिमम 1 बार तो करना ही चाहिए, मलमल का वो कपड़ा लें हाथ में और ल्यूकवार्म वाटर में हल्के से डिप करके और पूरा मुँह उसका अच्छी तरह से क्लीन करें। नंबर 6 पे है केयर ऑफ नेल्स। बच्चों के नेल्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे वो कई बार अपने आप को ही हर्ट कर लेते हैं हाथ चलाते हुए। तो बिल्कुल ध्यान देकर टाइम से, कि बड़े ना हो उनके नेल्स बिल्कुल भी, और आपको उन्हें टाइम से ही कट करना है। बच्चों के अलग से ही नेल कटर आते हैं, आप उनका यूज़ करें, बड़ों वाले यूज़ ना करें, वो बच्चों के लिए अलग से डिज़ाइन होते हैं और आपको भी ईज़ी होता है कट करते टाइम, और सेफ्टी होती है उसमें। नंबर 7 पे है, आप एक हैबिट बनाएं और बच्चे का जो रात का रूटीन है उसमें ज़रूर से ये शामिल करें कि उसके क्लोथ्स रात को चेंज करना ही है। ये एक हैबिट बन जाती है तो बच्चे को भी एक तो वो रूटीन में आने लगता है धीमे धीमे, कि क्लोथ्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे भी समझ में आता है कि कपड़े चेंज हो रहे हैं, मतलब ये रात का टाइम है, मुझे सोना है, और वो रिलैक्स्ड फील करता है, तो जिससे उसे अच्छी नींद मिलती है। तो क्लोथ्स ज़रूर से रात में चेंज कर देने चाहिए। नंबर 8 पे है स्लीप। 0 to 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा जो है वो नींद डिस्टर्ब होती है मदर्स की, और ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये होता ही है स्टार्टिंग में, बच्चा कई बार ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो ये साइकिल जो है वो धीरे से चेंज होता है। तो इसके लिए बस यही एक टिप है कि जब बच्चा सो रहा हो आप भी एक नींद ले लें। नंबर 9 पे है सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, बेडशीट एंड उनकी बेडिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें आप उनके जो कपड़ों का जो सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करें, वो सॉफ्ट हों, कॉटन के हों। और कई बार हम गलती करते हैं कपड़ों के सिलेक्शन में, कि पैजामे ले लिए या ऊपर का टॉप ले लिया, बच्चा उस टाइम उस वाले पेयर की आई थिंक ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लेटे हुए ही बच्चा ज़्यादातर वो जो पीरियड है स्टार्टिंग का, एटलीस्ट शुरू के जो 2 महीने हैं, तो वो लेटे हुए ही निकलते हैं। तो उस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन करें कि जो इजी हो, आपको भी उसकी नैपी चेंज करने में आसानी हो, और बच्चे के लिए भी वो लास्टिक ना हो पैजामे में, कि पैजामा और वो 2 पीस जो सूट लेते हैं, वो उसके लिए स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। तो कपड़ों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए, और उनकी जो बेडिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। उस पर ज़रूर से नेट होना चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी बेडिंग आ गई है बच्चों की। और बच्चों की जो पिलो होती हैं उनका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए। या तो आप राई की पिलो घर में बनवा सकते हैं, अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, और तो आप बाहर से मार्केट से ले रहे हैं तो उसका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें, जिसमें ऐसे गोल एक सर रखने की जो जगह बनी होती है वो ही पिलो आप बच्चे के लिए लें। स्टार्टिंग में ही इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगेन सर का जो स्कैल्प है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, और जिस तरफ ही वो, अगर आपने ज़्यादा उनको करवट दिलाई हुई है या उनका सर काफ़ी देर तक एक ही तरफ है, तो शेप बच्चे के जो सर का है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पिलो का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। नंबर 10 पे आता है स्वेडलिंग। आप
यूट्यूब पे डालकर देख सकते हैं, काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगे स्वेडलिंग किस तरीके से करी जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ज़रूर से बच्चे को करनी चाहिए स्टार्टिंग के मंथ्स में। इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं, बच्चे को नींद अच्छी मिलती है, और जब बच्चा काफ़ी देर तक सोता है तो आपके पास भी ऑप्शन होता है, आप भी काफ़ी देर तक अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। तो इस पे आप ज़रूर से एक वीडियो चेक करें कि स्वेडल आपको घर में किस तरीके से करना है। जिनके पास ऑप्शन है, जो बाहर से दाई वगैरह आती हैं वो मालिश करती हैं, नहलाती हैं, तो वो बच्चे को उनको पता होता है वो किस तरीके से स्वेडल करना है। लेकिन अगर कोई अकेले हैंडल कर रहा है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है बाहर से किसी की हेल्प लेने का, या घर में कोई हेल्प नहीं है उनके पास, वो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको हेल्प मिलेगी स्वेडल करने की, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। और आप नींद तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, जब बच्चा देर तक सोएगा तो आपको भी एक अच्छी नींद मिल जाएगी। तो ये थे 10 पॉइंट्स जो मैंने स्टार्टिंग के 0 to 3 मंथ्स के बच्चों के हैंडल करने के लिए जो मैंने बनाए थे। अगर मैंने मिस कर दिया हो या आपको कुछ और जानना हो, प्लीज़ कमेंट डाउन। और अब हम बात करते हैं मदर्स के बारे में। 0 to 3 मंथ्स के बच्चों को जो मदर्स संभाल रही होती, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1 पे आता है स्लीप व्हेन योर बेबी स्लीप। जब आपका बच्चा सोए आप सो जाइए। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। और नींद पूरी ना हो तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब आपकी नींद नहीं पूरी होती, आप चिड़चिड़ रहते हो, ना ठीक से खा पाते हो, और ना ही आप फिर बच्चे को ठीक से केयर कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि नींद पूरी होनी चाहिए। तो जब भी बच्चा सो जाए आप भी एक नींद उसके साथ ज़रूर पूरी करें। और बच्चे शुरू में जो 0 to 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न इस तरीके का होता है कि थोड़ा सोए फिर वो उठ गए, फिर थोड़ा सोए फिर थोड़ा सा उठ गए। तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब बच्चा सोए आप भी सो जाएं। नंबर 2, जितना कम से कम हो सके उतनी कम आप ज्वेलरी कैरी करें। हो सके तो बिल्कुल भी ना पहने तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न आपको कुछ ना कुछ पहनना है तो जितना कम से कम होगा वो आपके लिए भी अच्छा है, आप भी थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हैं उस चीज़ से, और वो बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो जितनी भी कम से कम हो सके ज्वेलरी को बिल्कुल कट डाउन कर दें स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में। नंबर 3, कंफर्टेबल और कॉटन के कपड़े। अपने कपड़ों का जो सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के करें, बिल्कुल भी टाइट क्लोथ्स या कुछ ऐसे कपड़े जो होते हैं जो आपको कंफर्ट नहीं देते, वैसे कपड़े का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ढीले ढीले कपड़े पहने, और कॉटन के हों अगर वो, तो सबसे बेस्ट होते हैं वो। तो कपड़ों का जो सिलेक्शन है वो आप बहुत सोच समझ के करें। और अगेन मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपसे बोला था कि बिल्कुल भी बेहाल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जितना ही आप अपने आप को अच्छी तरीके से ड्रेस करेंगे उतना ही आप अंदर से अच्छा फील करेंगे, तो आप बहुत अच्छी केयर अपने बच्चे की भी कर सकते हैं, और आपको भी रिकवर होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल ही ऐसे कपड़े पहन के घूमना है जो आप अगले 2-3 महीने में बिल्कुल ये तो फेंकने वाले हो रहे हैं, आप वो कपड़े पहनकर घूमें। अच्छे कपड़े पहने, अगेन कंफर्टेबल कपड़े पहने। पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने हेयर्स को हमेशा ही टाई अप करके रखें। नेल्स आपके कटे हुए होने चाहिए। अपनी साफ सफाई का ध्यान दें, ज़रूर से दिन में 2 बार कपड़े चेंज करें अपने। थोड़ी सी मेहनत लगती है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये सब करेंगे, अपने आप को वेल मेंटेन रखेंगे, हेयर टाई अप करेंगे, नेल्स कट रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, जब आपको अंदर से अच्छा फील होगा, तो अगेन आप बच्चे की भी अच्छे से केयर करेंगे और आपको रिकवर होने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 5th पॉइंट, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। डाइट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें इस टाइम पे, क्योंकि आप रिकवरी की एक स्टेज में हैं। इस टाइम पे आपको हर वो चीज़ खानी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसमें घी बहुत ज़्यादा है, या ये ड्राई फ्रूट है, या मेरा वेट बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी चाहिए।
एक बार जहाँ 6 से 8 महीने वाला एक पीरियड जो है ये निकल जाएगा, उसके बाद आप डाइट के बारे में सोच सकते हैं और एक्सरसाइजेस के बारे में सोच सकते हैं। वापस आप शेप में आ सकते हैं। ये सिर्फ एक वक्त है जो कट जाएगा। उस चीज़ को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना करें कि मैं बिल्कुल डी शेप हो चुकी हूँ और मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं, 9 महीने मैंने काफ़ी ये चीज़ें झेल ली हैं, अब मुझे और नहीं झेलना है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए और अच्छी तरह रिकवरी करें अपनी। फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, घी, जो जो आपके बड़े कहते हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो करें। अपने विटामिन्स, आपकी जो सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी होंगी वो आप ज़रूर लें। खुद डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है डिलीवरी के बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो मेडिसिन अपने आप बंद कर देते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। डॉक्टर का ही एक अपना तरीका होता है, वो उस हिसाब से मेडिसिन्स को कम करते हैं, हफ्ते पे लेके आते हैं, देन वो धीरे से स्टॉप करते हैं। आप कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हो इतने महीने से और सडनली आप उसको स्टॉप कर दोगे अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह के, तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो आपको कुछ सालों के बाद दिखेगा। आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपको थकान रहने लगेगी और इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं जो हमें लगता है कि ये तो आती ही हैं डिलीवरी के बाद। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे और हमेशा उनके टच में रहेंगे तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसलिए खुद डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने और अच्छे से खाएं पिएं, अपना ध्यान रखें और बस अभी के लिए इतना ही। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस करे हो, अगेन मैं आपसे बोलूँगी, बच्चे से रिलेटेड या मदर्स से रिलेटेड या आपके कोई भी और भी आपकी क्वेरीज हों जिन पर मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। अगली बार मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।